सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। 2018 के इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट की मिल्कियत छुपाने पर आसिफ जरदारी की नाअहली की इस्तदा की थी, मगर उस वक्त एविडेंस ना होने पर उसे अपनी दरखास्त को वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नैब के हाथ शायद कुछ सबूत लग गए हैं और इसीलिए आज नैब ने न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी के मुबैना अपार्टमेंट की तहकीकात भी बाकायदा शुरू कर दी हैं। नैब का मौक़िफ़ है कि आसिफ अली जरदारी का न्यूयॉर्क के इलाके में मैनहट्टन में अपार्टमेंट है जो उन्होंने पाकिस्तान में शो नहीं किया है। नैब का साथ ही यह भी कहना है कि अपार्टमेंट खरीदने के लिए पाकिस्तान से कानूनी तरीके से कोई रकम नहीं भेजी गई है। इससे पहले कि नैब तहकीकात के लिए आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने का इरादा करता या इस बारे में सोचता, आसिफ अली जरदारी ने पहले जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त अदालत में जमा करवा दी है। लेकिन जाहिर है कि यह कोई पहला केस नहीं है। अप्रैल के महीने में भी नैब ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए से जायद की बदउनवानी का रेफरेंस दायर किया था, जिसमें आसिफ अली जरदारी और मुश्ताक अहमद को मुलजिम नामजद किया गया। अब नैब ने अदालत को बताया कि मुश्ताक अहमद निजी सोसाइटी के दरमियान इन दोनों के दरमियान 8.3 अरब रुपए की गैर कानूनी ट्रांजेक्शन हुई और कराची के एक पौश इलाके में 8.3 अरब रुपए से जायदादें खरीदी गईं। जो जायदादें खरीदी गईं वो आसिफ अली जरदारी की मिल्कियत हैं। आसिफ जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स स्कैंडल का केस भी चल रहा है और इसके साथ साथ उनकी बहन फरियाल तालपुर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल, कई ऐसे लोग हैं, तकरीबन 172 अफराद ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभी इस वक्त इसी सिलसिले की तहकीकात चल रही हैं। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुतादिद दीगर कारोबारी अफराद के खिलाफ समिट बैंक, सिंध बैंक और UBL में 29 बेनामी अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए की जाली ट्रांजेक्शन से मुतालिक 2015 के केस पर तहकीकात चल रही है। केस में FIA के मारूफ बैंकर हुसैन लवाई को भी गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2018 में जाली अकाउंट्स केस में ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब नैब के रडार पर इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और नैब केसेस का सामना करने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में तमाम टॉप लीडरशिप शामिल है, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और कई ऐसे नाम हैं। आगा सिराज दुरानी भी इनमें शामिल हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के भी हमजा शहबाज शरीफ और तकरीबन तमाम ही टॉप लीडरशिप इस वक्त इसी तरह के केसेस का सामना कर रही है। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, कैप्टन सफदर, कितने ही नाम इस वक्त लिए जाएं जो इस वक्त नैब के ज़ेर तहकीकात इस वक्त लोग हैं और इनमें ज़्यादातर आमदन से ज़ायद असासों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के रेफरेंसेस शामिल हैं। इन केसेस में 95% नैब केसेस पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने दौर में बनाए हैं, जब ये दोनों हुकूमत और अपोजिशन में हुआ करते थे। और तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ये दावा कर रही है कि नैब ने इन 3 सालों में पिछले 10 साल से ज़्यादा रिकवरी की है। वज़ीर आज़म ने खुद ये बताया कि गुज़िश्ता 3 साल में नैब ने तकरीबन 484 अरब रुपए रिकवर किए हैं, जो 1999 से 2017 तक की रिकवरी से कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल भी पैदा होता है कि नैब की इस रिकवरी में क्या कोई एक भी मारूफ सियासतदान शामिल है? इन बड़े नामों में से जो हमने अभी आपको बताए, क्या इनमें से किसी से कोई रिकवरी की गई है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस बारे में ट्वीट किया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में नैब अब तक 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है। अब सवाल यह है कि अगर ये वसूली हो चुकी है तो फिर ये केसेस अपने मन तक क्यों नहीं पहुँच रहे? ये इतना आगे से आगे क्यों जा रहे हैं? इन पर तारीख क्यों मिल रही है? इस पूरे सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अफनान साहब, ये आपकी इस वक्त पूरी लीडरशिप, अभी हमजा शहबाज साहब को जब बुलाया गया था तो उनको इल्म ही नहीं था कि 25 अरब रुपए उनके अकाउंट में आए कहाँ से। नैब ज़ाहिर केसेस रेफरेंसेस दायर करती है, उनकी प्रोसिक्यूशन और वो तहकीकात का जो तरीक़ेकार है अपनी जगह, लेकिन ये तमाम लीडर जाकर अपने आप को क्यों बेकसूर साबित नहीं कर पाते? अगर ये इस आमदन से ज़ायद असासों के केसेस में बेकसूर हैं या कहीं कोई गड़बड़ इनकी जानिब से नहीं की गई माजी में? तो देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नैब जो है उसकी एक हिस्ट्री रही है और नैब जब परमलगेट हुआ था 2002 का ऑर्डिनेंस, जब परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, तो वो प्राइमरीली इसलिए किया गया था ताकि पीपल पार्टी को तोड़ के जो है वो पीपल पार्टी पेट्रियट बनाई जाए और साथ ही मुस्लिम लीग नून को तोड़ के उसमें से काफ लीग बनाई जाए।
और उसका बुनियादी जो वजह ये थी कि वो जो बिजनेसमैन हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वो ब्लैकमेल कर सकें और उनसे अपनी बातें मनवा सकें। और ये एक ट्रेंड है जो पिछले कई दहाइयों से चल रहा है। अयूब खान भी जब आया था तो उसने भी यही बोला था कि ने करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगाया था। जब वो गया तो उसकी बच्चे आज कई सौ अरब रुपए की जायदादें हैं उनके पास। और जितने बाकी सारे आए थे वो ये बेसिकली आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक एजेंडा जो है वो उसके तहत ये लोग आते हैं और ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं इसी तरह के कामों से। और बाद में पता चलता है कि मुशर्रफ साहब के भी स्विस अकाउंट हैं, कियानी साहब के भी स्विस अकाउंट हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी इंतहाई ज़रूरी है और एक अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। और मैं इस बात के 100% हक में हूँ कि एक इदारा होना चाहिए जो अक्रॉस द बोर्ड इंडिपेंडेंट हो और तमाम इदारों को की वो अकाउंटेबिलिटी करे। कोई भी मुकद्दस गाय ना हो, कोई कुछ ना हो, तभी इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी चल सकती है। वरना ये इस तरह अकाउंटेबिलिटी करना कि पीपल पार्टी के लोगों को पकड़ लें, कभी मुस्लिम लीग नून के लोगों को पकड़ लें और उनसे फिर अपनी बातें मनवाने के लिए उनके खिलाफ जाली केसेस जो है वो एसेट बियॉन्ड मीन्स के बनाए जाएँ। और अगर वो जो है कोई आपकी बात ना माने तो फिर आप उसको कहें कि जी तुम्हारे अकाउंट में इतने आए थे, इतने आए थे। अब फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने जब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर बने तो उन्होंने कहा था हम 2021 में या 22 में पाकिस्तान का जो एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में भेजेंगे। फिर इन्होंने कहा जी हबल टेलीस्कोप पाकिस्तान ने भेजी है। अब मतलब ये आसिफ अली जरदारी साहब वो कहते रहे कि वो ये नेल्सन मंडेला है। तो ऐसे ये पीपल पार्टी में बहुत अरसा रहे, काफ लीग में रहे, मतलब कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में रहे। मतलब मुस्लिम लीग नून के अलावा शायद ही कोई पार्टी इन्होंने छोड़ी। और जैसे जैसे ये पार्टियां तब्दील करते गए वैसे वैसे इनका नैरेटिव भी तब्दील होता गया। लेकिन डॉक्टर साहब ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, ये नुकता आपका बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि अगर अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही तो माजी के हुक्मरानों से ना पूछा जाए कि वो सरे महल कहाँ से उन्होंने बनाया, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कहाँ से आए, ये मैनहट्टन का जो अपार्टमेंट जिसकी 3 साल पहले तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्त दी थी उस वक्त उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन अब शायद कोई शवाहिद या कुछ सबूत नैब के हाथ लगे होंगे जो उन्होंने दोबारा इसको अब ये सोचा इसकी तहकीकात करने का। तो इसका मतलब फिर ये माजी पर भी अगर अक्रॉस दी बोर्ड इस वक्त कार्रवाई नहीं हो रही तो माजी के इन केसेस को भी दबा दिया जाए। देखिए मैं तो आपसे एक बात ये कर रहा हूँ कि मैं इस बात की हिमायत करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और वो पिछले 2 अदवार की भी आप 1947 से शुरू करें, आप किसी को छोड़े ना, उससे पहले भी आप 1947 से शुरू करें। और उसके अंदर जो जो लोग इन्वॉल्व हैं प्रायोरिटी आप करीब वाले केसेस को दें, क्योंकि ज़रा जितना पीछे जाएंगे उतना मुश्किल होगा। और उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको आप बिल्कुल उनसे आप पैसे वसूल करें जो दुनिया में होता है। लेकिन ये काम मैं आपको बता दूं, देखें ये काम जो है ना, जब आप अकाउंटेबिलिटी के इदारों से सियासत करवाएंगे ना तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी और सियासत भी नहीं होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अकाउंटेबिलिटी का एक इंडिपेंडेंट इदारा होता, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होता, वो अक्रॉस द बोर्ड लोगों को पकड़ता, तो कैसे हो सकता था कि हम ना मानते। अभी तो ये हाल है इस मुल्क के अंदर के एक खास तबका है जो लूट मार कर रहा है, आज भी लूट मार कर रहा है, जिनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। सरकारी मुलाजिम हैं ऐसे जो अरबोपति हैं, रिटायर होते हैं अरबोपति होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं? अफान साहब ये तो हर दौरे हुकूमत में होता है। ये इससे पहले की जो हुकूमत थी, हुकूमत में आने से पहले सियासतदानों के असासे कुछ और होते हैं। जब वो 5 साल हुकूमत करके जाते हैं उस वक्त उनके असासे कहीं आसमान को छू रहे होते हैं। तो वो ज़ाहिर है अपने दौरे हुकूमत में जब कई गुना इजाफा होगा असासों में, जब आपका अपना किसी का भी जो निजी कारोबार है वो तरक्की करता रहेगा और मुल्क तनज़्ज़ुली की जानिब जाता रहेगा, तो फिर वो आने वाला हर अगला हुक्मरान माजी के हुक्मरान से सवाल तो पूछेगा। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई बिजनेसमैन है, जैसे उसने पैसे कमा लिए, चलो उसने कोई दुकान खोली होगी, कोई मिल लगाई होगी, कोई कारखाना बनाया होगा, कोई कुछ ना कुछ भाग दौड़ की होगी। मुझे ये समझा दें कि जो सरकारी मुलाजिम है उसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया। भाई आप रिटायर हुए हैं, आपके पास एक प्लॉट हो सकता है या पेंशन हो सकती है, इसके अलावा आपके पास पैसा कहाँ से आया, उसके ऊपर कोई आज तक सवाल नहीं पूछता। उसके ऊपर पूछने से जो है वो मुल्क की जो है सालमियत मुतासर हो जाती है, मुल्क का अजीम तर मुफाद जो है वो मुतासर हो जाता है। तो ये जब दौरे आपके मयार होंगे तो ना अकाउंटेबिलिटी होगी, ना कोई ऐसी बातों को तस्लीम करेगा। मैं ये जरूर मानता हूं, पंजाब में नून लीग को 10 साल का अरसा मिला, वफाक में 5 साल का मिला, उस वक्त ये इस अकाउंटेबिलिटी के मेयार को क्यों नहीं सेट किया गया, वो उस लेवल पर क्यों नहीं लेकर आया गया कि आने वाले हुक्मरानों के लिए, आने वाली हुकूमत के लिए भी आसानी हो। देखिए मैं कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं अभी टीवी पे नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर था कि हमने कोशिश की थी। लेकिन इस मुल्क में बहुत ताकतवर लोग हैं
जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो नहीं चाहते कि कानून ऐसा बनाया जाए जो तमाम लोगों के लिए हो, और वो जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बस जो ये है सियासी वो लोगों की आप बात कर रहे हैं या ये सेलेक्टिव प्राइवेट बिजनेस सेक्टर की बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं गैर सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस मुल्क में कवानीन नहीं बनने दिए अकाउंटेबिलिटी के। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि सियासतदानों ने करप्शन की है। हाँ, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई गलत बात करूं जो है, लेकिन सियासतदानों ने इतनी करप्शन नहीं की जितनी जो ये जो नारे मारते हैं ना, ये जो करप्शन के नारे मार मार के आते हैं, ये इन्होंने ज़्यादा किया करप्शन। ये जो हमारे मुल्क के इतने ताकतवर सियासतदान होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, हुक्मरान तबका, ये भी ऐसे लोगों के आगे बेबस होता है। ये ताकतवर लोग इनको कानून साजी से रोक देते हैं, और ये सियासतदान हमारे इतने सीधे और मासूम होते हैं कि ये फिर उस कानून साजी की तरफ जाते ही नहीं, कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते लोगों को इस तरफ, इस रुझान को। ये कन्विंस करने का मामला नहीं, ये ताकत के जोर पे होता है ये सारा कुछ। ये तो देखें ना आप, सियासतदानों के पास बंदूकें तो है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं? मतलब वो जबरदस्ती, या तो मतलब ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्लियामेंट की ताकत उनके पास है, पार्लियामेंट में अक्सरियत जिस जमात की हो वो तो अपनी मर्जी की कानून साजी कर सकती है। पार्लियामेंट की ताकत के बारे में परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि आइन जो है वो चंद पेजेस हैं, मैं जब चाहूँ अपने बूटों ज़रे रोन दूँ उसको। तो ये आप ना देखें, जो लोग आइन कानून को नहीं मानते, जो ये इस मुल्क की एक तारीख है। हमारा मसला ये है कि हम सियासतदानों को तो एहतसाब में भी करते हैं, सियासतदानों को बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कल्प्रेट है उनका नाम भी नहीं लेते। और ये एक्चुअल बुनियादी प्रॉब्लम है जो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि यार आपने सारी जिंदगी जो है आपने नौकरी की है सरकार की, आपने रिटायरमेंट के बाद आपकी बाहर की नेशनलिटी भी है, आपके पास अरबों रुपए भी हैं, आपके बाहर की फ्रेंचाइजेज हैं। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको मैं बता रहा हूँ। और जब तक हमने इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया, करप्शन भी बढ़ती रहेगी, गवर्नेंस का भी। ठीक है, अब चलें, इसको करेगा कौन एड्रेस डॉक्टर साहब? क्योंकि जाहिर है माजी में जमात भी हुक्मरान रह चुकी है, खोड़ो साहब की जमात भी रह चुकी है। जरा खोड़ो साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। खोड़ो साहब, ये अमेरिका में फ्लैट्स, कभी सरे महल, कभी एवनफील्ड अपार्टमेंट, ये महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ बैरून मुल्क बनाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है हमारे हुक्मरानों को? खोड़ो साहब, मैं नहीं समझा आपका सवाल सर। सर, ये बैरून मुल्क हमारे मुल्क के सियासतदान अपने घर, फ्लैट्स क्यों बनाते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में सियासत करते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाके हुक्मरान बनते हैं, फिर ये महंगी प्रॉपर्टीज़ बाहर क्यों बनाते हैं कि जब वो निकले फिर उनसे पूछा जाए ये पैसा कहाँ से आया, फिर कोई जवाब नहीं होता? माफ़ कीजिएगा जनाब, आप सियासतदानों पर तो लताड़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी कितने गैर मुल्कों में रहते हैं, वहाँ रोज़गार कमाने जाते हैं ना, वो घर लेते हैं, आप उनके ऊपर क्यों नहीं कहते? पाकिस्तानी तो वो भी है सर, वो पब्लिक ऑफिस यहाँ से पाकिस्तानी चले जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। मैं सुन लें, जवाब सुन तो ले मेरे भाई। वहाँ उस मुल्क के अपने कानून होते हैं, वहाँ मॉर्टगेजेस मिलती हैं, वहाँ जो भी रहता है उनको कोई ना कोई तरीका मिल जाता है कि उनको घर, उनकी छत मिल जाए। हम सब पाकिस्तानी अगर बाहर मुल्कों में जाते हैं, चाहे यूरोप हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, वहाँ घर बनते हैं या नहीं उनके बनते? ये जो सियासतदानों पर आप हमले किए जा रहे हैं, तो इससे बेहतर शुरू करो ना, इमरान खान से शुरू करो। उसने कहा मैंने भी प्रॉपर्टी ली थी, मैंने मनी ट्रेल दे सकता हूँ। दूसरों के लिए भी यही था कि जी वो मनी ट्रेल के उनके ऊपर केस चले, चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर मनी ट्रेल की बात होती है ना। जायज तौर पर प्रॉपर्टी लेना मुल्क से बाहर अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, उसकी मना नहीं है। उसमें जज साहबान भी लेते हैं तो जर्नल साहबान भी लेते हैं। सही, हर एक अपने अपने तौर पर यह करता है। मैं क्या, काजी फायज ईसा की बात हुई थी ना, वो जज साहब थे ना, उनकी जायज तौर पर ली हुई प्रॉपर्टी थी, उनको मना नहीं है। कोई जर्नल साहब हैं, यहां से पता नहीं कितने चले गए हैं मुल्क से बाहर, वहां भी उन्होंने क्या घर नहीं लिए होंगे क्या? आप सियासतदानों को निशाना बनाने की जरूरत, अगर उनके पास मनी ट्रेल है, जायज तरीका है, तो मना नहीं है इस चीज की भाई। सही। तो खोड़ो साहब, जाहिर है अगर मनी ट्रेल हो, जायज़ पैसे से वो बनाया गया हो, जायज़ चैनल से पैसा बाहर गया हो, तो फिर तो किसी को भी एतराज़ नहीं है। फिर तो ये केसेस भी इतने लंबे कई सालों तक ना चलें, फिर तो
आपकी अपनी हुकूमत में नून लीग पे कई केसेस बने, नून लीग ने आपके लोगों पे केसेस बनाए, फिर तो ये केसेस बनाने की भी जरूरत ना पड़ती। सियासतदान पर केसेस बना रहे हैं ना आप, सियासतदान पर ही इल्जाम लगा। उसका जवाब ये है कि ऐसे केसेस में कोर्टों में केस चले, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हो या नॉर्मल कोर्ट्स हो, नैब हो या दूसरे कोर्ट्स हो, उनके ऊपर बाकायदा उनके ऊपर केसेस चले, और केसेस चलते हैं फिर एविडेंस पे, केसेस चलते हैं वर्डिक्ट पे। अगर किसी की वर्डिक्ट है तो बता दो। नवाज शरीफ का जिक्र किया, बात चली फ्लैट से, बात चली प्रॉपर्टी से, डिसोन किया आपने, डिस्क्वालीफाई किया उसको, 1 साल की तनख्वाह उसने जाहिर नहीं की थी इसलिए डिस्क्वालीफाइड है। आप बात करें ना, कुछ थोड़ा समझ लेना। GITयां बनी, पता नहीं क्या क्या बना, पता कितनी देर तक केस चला, आखिर में हुआ क्या, उनको सजा किस चीज की मिली? फ्लैट्स पर नहीं, 1 साल की तनख्वाह उसने अपनी एसेट्स में शो नहीं की, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया सारी उम्र के लिए। जरदारी साहब का केस पता नहीं कब से चल रहा था, कोई वर्डिक्ट है? उस सरे महल का जिसके आपने नाम लिया, उसका कोई वर्डिक्ट है कि ये नाजायज थी? ऐसे नहीं करे ना भाई। तो खुर्र साहब, जाहिर है ये सरे महल या जरदारी साहब पर जो पहले के केसेस चल रहे हैं वो इस हुकूमत ने तो नहीं बनाए, इस हुकूमत के मातहत जो नैब अभी 3 साल से चल रही है उसने भी नहीं बनाए, तो वो सारी आपका हदफ तनकीद ये हुकूमत और ये इस वक्त पिछले 3 साल की नैब की कारकर्दगी होता है, जबकि केसेस अक्सर केसेस आपने नून लीग ने एक दूसरे पर बनाए, वो दौर भूलकर आप इस हुकूमत को टारगेट करना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम मैं इस हुकूमत का जायज मुखालिफ हूं। मैं फैसल वाडा की क्यों नहीं बात करूं? उस पर केस चला। मैं इमरान खान की हमशीरा की बात क्यों नहीं करूं? उसका केस चला। मैं उस बंदे का जो सीपैक के साहब हैं उनकी बात चली, मैं उसकी बात क्यों ना करूं? ये क्या बात हुई कि हुकूमत से मुतालिक जो लोग होते हैं उन पर कोई तनकीद न करूं, जो मुखालिफ हैं वो तनकीद का निशाना बनते रहे? ये क्यों? ये सारी चीज़ें अखबारों में आती हैं। हेलो जी, ये सारी चीज़ें अखबारों में आती हैं, ये सारी चीज़ें स्कैंडल्स में आती हैं, फिर बात की जाती है, उस पर होती है बात, उसमें हो रही है बात। मैं क्यों नहीं बात करूं जहांगीर तरीन साहब की, जब तक अभी तक वो अभी वहां से क्लीन चिट उनको नहीं मिली, मैं क्यों नहीं बात करूं दूसरे लोगों की जिनके इश्यूज आए हैं? यकतरफा कार्रवाई न करें ना आप भी। तो खुर्र साहब, ये क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का मसला है ना। पिछली हुकूमत नून लीग की थी, क्या उस दौरे हुकूमत में उस हुकूमत के लोगों के खिलाफ कहीं तो कोई करो ना अकाउंटेबिलिटी? पीपल्स पार्टी के दौर में क्रॉस द बोर्ड या अकाउंटेबिलिटी इस तरह होती थी? सरकार हमेशा ऑपोजिशन को निशाना बनाया जाता है। कराने से कौन मना कर रहा है? अकाउंटेबिलिटी करने से मना कौन कर रहा है? आपके हाथ में अकाउंटेबिलिटी के पता नहीं केसेस कितने चले हुए हैं। फिर नैब पे आते हैं कि जी वहां फैसले नहीं हो पाते। सुप्रीम कोर्ट कभी नैब को कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट से पूछे ना कि जी नैब पे आप नुक्स क्यों निकालते हो? सुप्रीम कोर्ट से पूछो ना, मुझ गरीब से क्यों पूछते हो? अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं कोई सवाल कर सकता ना। डॉक्टर अफनान साहब, ये हुकूमत ये सिर्फ अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रही कोई, या ये माजी की जो हुकूमतें थी वो किया करती थी, ये इस हुकूमत ने आगे ट्रेंड चेंज कर दिया? सर जी थोड़ा सा मुकम्मल कर सर जी, मैं हुकूमत के सामने जवाबदार नहीं हूं। मैं हुकूमत से मरऊब नहीं हो सकता। आप मुझे मरऊब नहीं कर सकते कि मैं हुकूमत पर कोई तनकीद ना करूं। नहीं सर, मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं आपको हुकूमत की जानिब से मरऊब थोड़ी कर रहा हूं। क्या कहते हैं? शीशे के घर में बैठकर दूसरे पे पत्थर न मारो, ये क्यों कहते हो हम सब? शीशे के घर में बैठ के पत्थर मत मारो। सही। तो डॉक्टर अफनान साहब, ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ना करना ये सिर्फ इस हुकूमत का कसूर है? ये इन 3 सालों में नहीं चाहिए ना। मैं कब मना कर रहा हूँ? थोड़ा सा मैं डॉक्टर अफनान की तरफ जा रहा हूँ, उनकी राय मना कर रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी। जी, आपका पॉइंट थोड़ा सा आ गया। मैं कब मना कर रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी नहीं करो? खोड़ो साहब, डॉक्टर अफनान साहब की तरफ मुझे जाने देना, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। जी डॉक्टर अफनान साहब, ये माजी की हुकूमतों में क्या हुआ करती थी? आपके दौरे हुकूमत में 5 साल अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हुई, या सिर्फ अपोजिशन को आप लोगों ने भी निशाना बनाया? फिर उससे पिछला पीपल्स पार्टी का दौर था, उस दौर में अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हुआ करती थी? देखें, अकाउंटेबिलिटी करना हुकूमत का काम ही नहीं है।
क्योंकि जब अगर हुकूमत अकाउंटेबिलिटी करेगी तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के में भी जा सकता है। तो और ये फिर देखें ना, अब जैसे ये वाली हुकूमत है, ये वो बशीर मेमन साहब ने आगे बताया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं फ़लाने को उठा लो, फ़लाने को बंद कर दो, फ़लाने के साथ ये कर दो, तो वो अकाउंटेबिलिटी तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि एग्जेक्टिव पावर जिसके हाथ में, वो अकाउंटेबिलिटी उसको करनी ही नहीं चाहिए। अकाउंटेबिलिटी जो इन एन आइडियल सिनारियो वो यही है कि एक इदारा हो जो इंडिपेंडेंट हो, जिसके कानून के तहत तमाम लोग उसके नीचे आते हो। ये नहीं हो सकता कि आप गए, हम मुकद्दस गाय हैं, हम नीचे नहीं आएंगे, बाकी पूरा पाकिस्तान नीचे आएगा। ये नहीं हो सकता, तमाम लोग उसके नीचे आएंगे, तभी क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी को माना जाएगा, वरना कोई इस अकाउंटेबिलिटी को मानेगा ही नहीं, और ये कहीं बात पहुंचेगी ही नहीं। नून लीग से शुरू करते हैं तो नून लीग कहती है हुकूमत से शुरू करें, पीपल्स पार्टी से शुरू करते हैं तो पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत से पहले पूछा जाए, हुकूमत से पूछते हैं तो वो कहते हैं अपोजिशन वालों ने माजी में इतनी वो करप्शन किए। तो खोड़ो साहब, ये इसका मतलब इदारे इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है। आप दोनों वो पार्टियाँ हैं जो माजी में हुक्मरानी कर चुकी हैं, ये इदारों में इस्लाहात क्यों नहीं हुई? अब भी हुकूमत के साथ बैठ कर इदारों में इस्लाहात की बात हो सकती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हुकूमत आपको अब दावत दे रही है, उसकी उस दावत का आप लोग क्या जवाब देंगे? 3 साल तक हुकूमत ने आपसे बात नहीं की, अब आप तैयार हैं इस्लाहात पर हुकूमत से बात करने के लिए? खोड़ो साहब देखिए, बात सुने, सबसे बड़ी बात तो ये है, एक छोटा सा जुमला है, ये नैब के कानून में जनरल मुशर्रफ ने लिखा, किसी पर राह चलते हुए पर भी इल्जाम लगा दो कि तुम्हारा रहन सहन जो है तुम्हारी आमदनी से ज्यादा है। लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, एक जुमला, किसी की भी टोपी उतार सकते हो आप। अब इस तरह से अगर कोई रवैये होंगे तो फिर बुरी बात है। थोड़ा सा परवेज मुशर्रफ साहब को गए को अख्तियार दे दिया, 13 साल हो गए, 13 साल इनमें, एक इन 13 सालों में 5 साल आपकी हुकूमत रही, 5 साल अफनान साहब की पार्टी की रही, 3 साल ही। अरे भाई सुनो तो सही, जी जी, आप खफा क्यों हो रहे हो भाई? आप खफा क्यों रहे? मेरा जवाब है ना, अमान सुन ले भले। आप खफा क्यों हो रहे हो? नहीं, खफा नहीं हो रहा मैं। आप खफा क्यों हो रहे हो? हाँ नहीं, आप खफा ना हो, आप किसी की इस तरह से नहीं, आपने सवाल पूछा है, मेरा जवाब सुन ले, अवाम भी सुन लेगा, कोई बात नहीं। मैं वही बात कर रहा हूं, आपने कह दिया लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, नैब को अख्तियार दे दिया कि 3 महीने गिरफ्तार कर लो, तुम्हारी जमानत ही नहीं होगी। ये किसी दुनिया में है? कौन सी दुनिया में है ये सब कुछ? ये इस तरह के अख्तियारात जब देते हो और फिर रवैयों की बात जब होती है तो फिर किराए होती है, फिर किराए होती है। हुकूमत ने कभी बैठ के इस बात पे संजीदगी से सोचा क्यों नहीं? अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, अगर मैंने नहीं की या आपने कल किसी और दोस्त ने नहीं की, इस पार्टी ने नहीं कही, उस पार्टी ने नहीं कही, लेकिन अब जब इतनी खामियां सामने आ रही हैं तो हुकूमत को किसने रोका हुआ है कि बैठा प्रपोजल बनाए, बैठ के कुछ करे? अब खामखा इमरान खान बराम हो जाते हैं कि जी अपोजिशन बस इस ताक में लगी रहती है कि जी एनआरओ। अरे भाई तुम करो, अगर तुम्हारे लिए सब ठीक है तो ठीक है, हम भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। जब तक जितना फेस कर सकते हैं कर लेंगे। तुम नहीं कुछ करना चाहते हो, नहीं करो, फिर शिकायत क्यों कर रहे हो? चलने दो, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चल रही है चलने दो, जिस तरह से नैब चल रहा है। आप सवाल क्यों कर रहे हैं? लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिर है इनके पास तो वो स्ट्रेंथ नहीं है ना, अभी ये अमेंडमेंट कैसे ला सकते हैं जब तक ये इनके पास सेनेट में मुकर्ररा अपनी वो ना पावर ना हो, उतने नंबर्स पूरे ना हो, तो ये कैसे अमेंडमेंट ला सकते हैं? सो उसके लिए तो इनको आपके ताउन की जरूरत है। क्या हुआ? मेरे ताउन की क्या जरूरत है? फिर बैठ के कोई बात करेगा इज्जत के साथ तो बात करूंगा ना, मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूं, मैं किसी की नौकरी में थोड़ी हूं। एक माहौल बनाना पड़ता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करनी पड़ती है। ठीक है, दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब, मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर अफनान साहब, ये
क्या इसको नुक्ता आगाज़ कहा जा सकता है कि हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर की उस तकरीर के ज़रिए अपोजिशन को दावत दी, कम से कम एक रवैया, एक माहौल तब्दील करने की कोशिश तो की? 3 साल से तो एक डेडलॉक था कि हुकूमत को अपोजिशन से बात ही नहीं करनी है। अब अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से ही सही, अगर हुकूमत अपोजिशन को साथ बिठाना चाहती है तो आप ज़ाहिर PDM के प्लेटफॉर्म पर वैसी एक सियासत तकसीम हुई हुई अपोजिशन की, बैठना चाहेंगे अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ इस मामले पर? देखिए, ये इन्होंने पहले एक ऑर्डिनेंस लेके आए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए, फिर ऑर्डिनेंस जब नहीं चला तो इन्होंने बुलडोज किया लॉ जो है इसका EVM का, इलेक्टोरल रिफॉर्म का। उसके बाद जब ये मामला सेनेट में आया तो वहाँ पे क्योंकि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है अपोजिशन जो है उसकी मेजॉरिटी है, इन्होंने उधर भी बुलडोज करने की कोशिश की, लेकिन हमारे नंबर पूरे थे, ये नहीं कर सके। उसके बाद वो जो है वो केस रेफर हो गया कमेटी को। अब जो ये बात है ना कि बात करनी चाहिए, बात आप करें, उस कमेटी में अपोजिशन भी है, गवर्नमेंट भी। आप इसमें ये कहना कि मैं बात करना चाहता हूँ, आप करें ना। उसमें ताज हैदर साहब उसके क्या कहते हैं, उसके चेयरमैन है कमेटी के, पार्लियामेंट्री अफेयर की, सेनेट की। आप उस पर बात कर लें कि आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। अगर कॉन्सेंसस आप इस काबिल हैं कि आप कॉन्सेंसस डेवलप कर सकते हैं तो लॉ बन जाएगा। नहीं कर सकते कॉन्सेंसस डेवलप तो फिर नहीं बनेगा लॉ। और हम क्यों माने? देखिए, हम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, हमें मालूम है ये क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब को जो है वो पट्टी पढ़ाई गई है EVM की, कि भाई हर दफ़ा 3,70,000 लोगों को हम मोबिलाइज करके इतना महंगा काम नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। एक दफ़ा हमने कर दिया, अब अगली दफ़ा सस्ता काम ये है कि बटन दबाओ और जो है वो इलेक्शन रिजल्ट चेंज कर दो। और वो तभी होगा जब EVM जो है वो लगा होगा, आई वोटिंग लगी होगी। हम पूरा पाकिस्तान का, जैसे हमने RTS सिस्टम को मैनिपुलेट कर लिया था, बिठा दिया था, हम पूरे जो मर्जी जिस मर्जी को वोट डाले, हम तुम्हारा मतलब वोट पड़ेगा शेर को या तीर को या किसी को, निकलेगा क्या कहते हैं बल्ले का। अब हम इतने बेवकूफ़ है कि हम इनकी इस बात को मान लें? आप मुझे खुद बताएं। और जो कुछ इमरान खान साहब करके हुकूमत में आए हैं, तो अफनान साहब, क्या पूरा पाकिस्तान ये मैकेनिज्म पर आप लोग को एतराज़ है या ये इस पूरे सिस्टम पर ही एतराज़ है कि इस सिस्टम को राइज नहीं करना है, या सिस्टम में खामियां दूर करके इसको राइज किया जा सकता है? ये मौक़िफ़ है आपका? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, वो आप ज़रूर लेके आएँ। मैं आई वोटिंग के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन वो भी आप अभी नहीं ला सकते। पहले आप 2-3 इलेक्शन कराएं जहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, जहाँ पे हमें मालूम हो कि हमारा वोट चोरी नहीं होगा। उसके बाद आप हमसे कहें कि ठीक है EVM लाना है, हम कहेंगे हाँ ठीक है, अगर मुल्क के मुफाद में है तो क्यों नहीं। लेकिन ये कि आप 2018 का इलेक्शन आप चोरी करें, मुझे अभी भी याद है, हमें धक्के दिए इन्होंने पोलिंग स्टेशनों में, पहले कब्जे किए फिर धक्के दिए हमें। हमारे पोलिंग स्टेशनों को, पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया, फॉर्म 45 नहीं दिए। मैंने खुद अपील फाइल करी इलेक्शन कमीशन में, मेरी अपील किसी ने आज तक नहीं सुनी। ये कहते हैं ना कोई अपील फाइल क्यों नहीं करता, मैंने की थी अपील फाइल, आज तक किसी ने मुझे बुला के पूछा नहीं कि क्या हुआ उस दिन। सही। तो खोड़ो साहब, अगर ये ज़ाहिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर निज़ाम राइज हो जाता है जी, इस पर आपकी राय फिर? जी खोड़ो साहब करें। चलें, मैं कुछ अर्ज करूं? जी आप करें। देखें, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, उसकी जिम्मेदार है तो इलेक्शन कमीशन। चलो, उसकी अथॉरिटी को आप नहीं मानते और कानून बनाते हो, सेनेट से पास हुआ नहीं, कौमी असेंबली से पास हुआ नहीं, लेकिन बात सुने, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है कि ये मुल्क को इंटरनेट फ्रेंडली मुल्क होना चाहिए। बिजली हो, लोड शेडिंग ना हो, तभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम करेगी। हमारे लोग पढ़े लिखे हों कि जी वो अपनी सोच समझ के साथ वो बटन दबा सकें। ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। भाई, वो औरत जो अपने घर से निकलती है सिर्फ ये सोच के कि मैंने पीपुल्स पार्टी को वोट देना है या किसी और पार्टी को देना है, ये क्या किसको बताएगी? अगर किसी को बताएगी तो फिर तो वो ओपन वोटिंग हो जाएगी। ये सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेट बैलेट पे काम चलेगा, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? सीक्रेट बैलेट। इंसान आजाद है वोट देने के वक्त। अगर वो लिटरेट नहीं है, अगर उसको काम करना नहीं आता, अगर बिजली नहीं है, अगर इंटरनेट नहीं है, तो ये सिस्टम कैसे पास होगा? ये हैं जो मेरे एक लेमैन की हैसियत से मेरे सवाल है। ये मेरे सवाल है कि इसको एड्रेस कैसे करेंगे। इन्होंने कौम को बताया तक कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह रहे हैं, सिर्फ कुछ बताते नहीं है कि ये है क्या चीज और दूसरे मुल्कों में कैसे इस्तेमाल होती है। क्या इंडिया में सारी जगहों पे होता है या कुछ इलाकों में होता है? आप पता करें।
ऐसे नहीं करो। अगर अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग वोटिंग होती है तो मैं समझता हूं लिटरेसी रेट है वहां, सही, जो वो खुद से आदमी जाके वोट दे सकता है। मेरे गांव में, मेरी जगहों पे, मेरे बात जो बूढ़े हैं, वो जो पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या करेंगे? किसी की मदद मांगेंगे तो फिर वो ओपन वोटिंग हो गई। बिल्कुल ठीक है, चलें। अगर ओपन वोटिंग करानी है तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आइन में नहीं लिखा हुआ, आइन में सीक्रेट बैलेट लिखा हुआ है। सही, अब हुकूमत और अपोजिशन इस पर आपस में बैठते हैं, कंसेंसस के साथ कोई डिसीजन हो तो ज़्यादा वो मुनासिब चीज़ होगी। लेकिन डॉक्टर फरहान साहब ये तो फिर मैं कब कह रहा हूँ जी 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 उजलत देखें, बात सुने भाई, बात सुने। उजलत हुकूमत ने दिखाई, उनको पता था कि उनकी मेजॉरिटी नहीं है, हमारे लोग पहुंचे नहीं या क्या हुआ या नहीं थे, उन्होंने उजलत में कानून पास कर दिया, हमसे बात किए बगैर कानून पेश कर दिया और पास कर दिया। अब वो बैठ के कह रहे हैं कि जी ठीक करो ठीक करो ठीक करो। उजलत तो उन्होंने दिखाई है। 20 कानून जो मैंने कहा ना आपसे, उनमें से ये कानून भी था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, उन्होंने पास कर दी। अब बैठ के कह रहे हैं जी अब क्या करें, अब क्या करें। सही, मैं इसलिए कह रहा हूं ठीक है अगर कोई साहब है जो किसी को राजी करने के लिए बस बुलडोज करना चाहता है तो फिर करते जाओ बुलडोज, ठीक है। इस तरह से नहीं चलता पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये कल पीडीएम की दूसरी सीरीज भी जलसों की स्टार्ट हुई है। अफनान साहब, ये माइनस पीपल्स पार्टी है, इसको नई पीडीएम ही हम कह दें। कल मरियम नवाज साहब उस जलसे में मौजूद नहीं थी, क्या वजह थी इसकी? पहला जलसा था, वक्त से पहले ऐलान हो चुका था, उसके बावजूद वो वहाँ पर नहीं गई। तो पीडीएम अब वो उतनी मजबूती और उतनी मुतारिक वो अपना इम्पैक्ट छोड़ सकेगी जो जिस तरह ये 6-7 महीने पहले जब पीपल्स पार्टी साथ हुआ करती थी उस वक्त जो पीडीएम जिस तरह काम कर रही थी? देखिए, हम जो है वो हमारी पूरी कोशिश है कि हम मुल्कगीर एक ऐसे जी खोड़ साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं, डॉक्टर अफनान से जरा मैंने सवाल किया, फिर आपकी तरफ ये सवाल लेकर आता हूँ। उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा ने पिछली दफ़ा भी एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। वो एक क्राउड पोलर है, आवाम में उनको बड़ी पदेराई मिलती है, तो वो उनको हम इंशाल्लाह देखें, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है वो हमारी होती है, वो हम सोच समझ के बनाते हैं। किसने कौन से जलसे में जाके क्या करना है, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत होता है। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो लीड करेंगी, उन्होंने पहले भी किया था। तो और हम ये भी अगला जलसा गालिबन आप कराची में करने जा रहे हैं, तो कराची के जलसे में वो होंगी, फिर वो आएंगी यहाँ पर दोबारा? लेकिन मैं अभी इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो खोड़ साहब आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, बस ये अफनान साहब अपना पॉइंट पूरा कर लें जरा। जी अफनान साहब। दूसरी बात ये है कि देखें, हम ये समझते हैं कि पीपल पार्टी और जो बाकी जमातें हैं वो इश्यूज़ के ऊपर एक जगह दोबारा आ सकती हैं। कोई हमारा ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पीडीएम पे एक साथ नहीं है तो, लेकिन हम ऐसे इश्यूज़ के ऊपर हम ऑलरेडी आते भी हैं, मुत्तहद भी होते हैं। जी खोड़ो साहब, अब ये पीडीएम का अगला जलसा कराची में होने जा रहा है पीपल्स पार्टी के बगैर। अब ये जलसा कितना कामयाब हो सकता है? जी मैंने आपका सवाल सुन लिया था, मेरा जवाब सुन ले। हम तो खैर पीडीएम में नहीं है और न शायद जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शहबाज शरीफ पीएमएलएन के सदर हैं, बिल्कुल, मरियम नवाज नायब सदर है। और अगर सदर जा रहा है तो आप मरियम साहबा का इशू क्यों उठा रहे हो? मरियम साहब नहीं गई तो पता नहीं क्या हो गया। भाई पीएमएलएन का सदर था ना, जैसे जेयूआई के सदर मौलाना फजल रहमान थे या दूसरे लीडर साहबान थे अपनी अपनी पार्टियों के सरबराह उनकी हैसियत से। अब सरबराह जब जाते हैं तो आप किसी और को इशू क्यों बना रहे हो? खोड़ साहब, जब मरियम नवाज साहबा है नवाज शरीफ साहब की बेटी, जब पीडीएम बनी जगह पे, लेकिन वो है नायब सदर। सबसे ज्यादा फाल नून लीग की तरफ से सबसे ज्यादा एक्टिव मरियम नवाज साहिबा ही थी। बिलावल साहब से भी उस वक्त वही मुलाकात, वो इसलिए कि इसलिए देखें, वो इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त आजाद नहीं थे, वो जेल में थे। जब वो जेल में थे तो जाहिर है नायब सदर ने काम करना था। सही। और खोड़ साहब, अब ये पीपल्स पार्टी का कहीं कोई इम्कान आगे पीडीएम को ज्वाइन करने का सियासी तौर पर नहीं है? अब अलग अलग ये ऑपोजिशन, आपने पीपल्स पार्टी ने अलग ऑपोजिशन करनी है। हमारे चेयरमैन साहब ने इजहार ख्याल उस पर कर दिया है, मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हम अपने चेयरमैन के फैसले के साथ हैं। उसने कहा कि हम नहीं है पीडीएम में, न जाना चाहते हैं। सही।
ठीक है, चलिए दोनों मेहमानों का पॉइंट इस पर डिटेल से आ गया। डॉक्टर अफनान साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल में कभी फिर इस मौजू पर मजीद डिटेल से बातचीत करेंगे। अब चूँकि खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खोड़ो साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये कराची में जो बदनज़मी मैट्रिक के इम्तिहानात में आज पहले ही रोज़ देखने में आई, इस पर खोड़ो साहब ने नोटिस भी लिया है। एक ब्रेक के बाद इनसे इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने फैसला किया था कि इस साल इंटर और मैट्रिक के सब्जेक्ट्स के पेपर ज़रूर लिए जाएंगे और स्टूडेंट्स को गुज़िश्ता साल की तरह बगैर इम्तिहान के प्रमोट नहीं किया जाएगा। वफाक और सूबाई हुकूमतों के ऐलान से ऐसा लग रहा था कि ये मुल्क में और बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज़्यादा ये लोग सीरियस हैं, लेकिन सिंध में आज से सूबे भर में शुरू होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात के पहले ही दिन होने वाली बदनज़मी ने सारी सीरियसनेस सामने रख दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पेपर बर वक्त ना पहुँच सका, जबकि स्टूडेंट्स और असातिज़ा वहाँ वक्त से पहले से मौजूद थे। अक्सर सेंटर्स में पेपर्स कई घंटे लेट पहुंचा। सुबह की शिफ्ट का पेपर दोपहर की शिफ्ट में लिया गया, जबकि 9:30 बजे शुरू होने वाला फिजिक्स का पेपर 9:34 पर यानी सिर्फ 4 मिनट बाद ही आउट हो चुका था। फिजिक्स का पर्चा आउट होने के बावजूद भी बोर्ड की जानिब से इम्तिहान को कैंसिल नहीं किया गया, इस पेपर को पूरा किया गया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी से जब इस सिलसिले में रब्ता हुआ तो उन्होंने सूबे में मैट्रिक के इम्तिहानात में बदनज़मी पर लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। उन्होंने कहा कि तालीमी बोर्ड उनके मातहत नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस मामले को देख रहे हैं। अब निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुतल्लिका मुशीर भी हैं, ये बोर्ड्स और इस सिलसिले में मुशीर हैं, तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा खोड़ो साहब से इस बारे में कुछ बात करते हैं। तो खोड़ो साहब, आज मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हुए हैं और पहले दिन जितनी बदनज़मी देखने में आई है, ये सुबह की शिफ्ट के पर्चे दोपहर में लिए गए, दोपहर के पर्चे कुछ कहीं लिए गए कहीं नहीं लिए गए, इम्तिहानी पर्चा नहीं पहुंच सका सेंटर्स तक। ये हुआ क्या है ये पूरा दिन? आपने नोटिस भी लिया, ज़ाहिर है आपके पास, आप मुतल्लिका मुशीर हैं। मैं बात सुने एक सेकंड। हमारे यहाँ कराची में 447 सेंटर्स थे। सही। ये इम्तिहान आज से शुरू हुए हैं जो 17 तारीख तक चलेंगे। 447 सेंटर्स में से 36 सेंटर हैं जहां पर इम्तिहानी पर्चा लेट पहुंचा है, 1 घंटा या 1.5 घंटा। जाहिर है स्टूडेंट्स को वो टाइम पूरा दे दिया गया, आप पूरे टाइम पर अपना पर्चा दें। ये नहीं है कि उनको जल्दी से उनके पर्चे जो है वापस ले लिए गए, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है बदनज़मी, इसमें कोई मैं इसको कंडोन नहीं करूंगा। जो हैं वो होते हैं CCOs होते हैं, कोई सेंट्रल कंट्रोल ऑफिसर, सेंट्रल कंट्रोलिंग ऑफिसर। हमने 5 कंट्रोलर को तो सस्पेंड कर दिया कि इस तरह की इनकॉम्पिटेंस हमें नहीं चाहिए। बच्चों ने बहुत इंतजार किया है इम्तिहानों का, उनको इम्तिहान में पेपर चाहिए। पेपर की लीकिंग पर चेयरमैन को भी अगर सजा देनी पड़ी तो दे देंगे हम। थोड़ा सा पेपर आज पहला दिन है, लीक होना एक अलग मसला है। वो जो फिजिक्स का पर्चा लीक हुआ ये एक अलग इशू है, लेकिन वो जहां सुबह का टाइम था 2-2, 3-3 घंटे टाइमिंग का मसला है ना। टाइमिंग में मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मैं टाइमिंग में 36 सेंटर थे जहां लेट पर्चा पहुंचा। अब ये लेट पर्चे की वही बात है, सजा मिली उन CCOs को जिन्होंने काम नहीं किया अच्छी तरह से। उनको टाइम दे दिया गया, बच्चों से के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे हम, लेकिन जरूर लेट पहुंचा है तो मैं इसको बदनज़मी ही कहूंगा ना। और इसकी बदनज़मी मुझे कबूल नहीं है। मैंने कह दिया है, चेयरमैन साहब से भी बात कर दिया है, वो जो चेयरमैन बोर्ड के हैं उनसे भी मैंने बात की है। मैंने कहा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, नहीं तो सजा के मुस्तहक आप होंगे। सही। तो खुर्जा वैसे ये बदनज़मी की वजह अब तक ज़ाहिर है आपको भी बहुत सारी वजूहात पता चल सकी होंगी। इतने तवील अरसे से छुट्टियां थी, बहुत अच्छा होमवर्क हो सकता था, बड़े अच्छे इंतजाम के साथ ये तमाम इम्तिहानात मुनक्किद हो सकते थे, फिर ये बदनज़मी पैदा क्यों हुई? कहीं कोई वजह आपकी समझ आई? बाबा ठीक है, ठीक। पूरा साल तो हम इस माहौल से ही निकल गए थे कि कभी इम्तिहान होंगे भी कि नहीं होंगे। कोई ठंडे हो गए होंगे, कोई एहतजाज कर रहे हैं कि इम्तिहान मत लो, कोई इम्तिहान ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें सिर्फ ऑप्शन सब्जेक्ट्स का इम्तिहान हो रहा है, कंपलसरी का नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ हो रहा है। जो कुछ भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन वैसे ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी अगर नॉर्मल तरीके से चलने शुरू हुई है तो उसको हम भी नॉर्मलाइज कर देंगे। और मैं कल भी देखूंगा, अच्छी तरह से देखूंगा कि कल यही वही मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट ना हो।
सही। और साहब एक मसला जो स्कूल की फीसों का बड़ा मसला है, पिछले साल किसी हद तक कोई 10-20% का डिस्काउंट लोगों को मिल गया था क्योंकि पूरे साल स्कूल बंद रहे थे। अभी भी सूरत हाल यही है, कई कई महीनों से स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन सवाल आपका, स्कूल वाले मैं आपका सवाल समझा नहीं। स्कूल कई कई महीनों से बंद पड़े हैं, लेकिन वो फीसों का मुतालबा तो पूरा ही कर रहे हैं। फीस चाहे बच्चा जाए नहीं जाए, फीस उसने पूरी भरनी है, उसके पेरेंट्स ने। तो ये इस मामले पर सिंध हुकूमत कुछ कर रही है? सवाल अच्छी तरह से समझा नहीं, थोड़ा सिंपल सवाल पूछें। खोड़ो साहब सर सिंपल सवाल पूछें। स्कूल बंद है, स्कूल वाले फीस पूरी मांग रहे हैं। फीस पूरी क्यों मांग रहे हैं जब स्कूल बंद पड़े कई महीनों से? सिंध हुकूमत इसमें क्या कर सकती है, क्या साथ दे सकती है वालिदैन का? देखें, बात सुने, सरकारी स्कूलों में तो फी ही नहीं है। नहीं, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल तो मुफ्त तालीम दे रहे हैं। एक सेकंड भाई, आपने प्राइवेट का लफ्ज नहीं कहा तो इसलिए मैंने जवाब दिया ना। फीस तो प्राइवेट स्कूल, आपने प्राइवेट का लफ्ज कहा नहीं, इसलिए मैंने जवाब दिया कि सरकारी स्कूल इंटर तक, इंटर कॉलेजेस की जो एजुकेशन है वो तक भी हमने मुफ्त कर दी है। न सिर्फ स्कूल लेकिन कॉलेजेस भी, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम है। रही बात प्राइवेट स्कूलों की, अब प्राइवेट स्कूल कुछ बड़े स्कूल हैं, कुछ नामवर स्कूल है, कुछ नहीं नामवर स्कूल है। कोई मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहान देता है, कोई कैम्ब्रिज के देता है, कोई ऑक्सफोर्ड के देता है। अब ये प्राइवेट स्कूलों के लिए उनसे मुलाकातें होती रहती हैं। ये वजारत तालीम का जिम्मेदारी बनता है कि वो इंश्योर करे, क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं ना कि जी छुट्टियां हैं, स्कूल बंद हैं, लेकिन फिर भी फीस ली जाती है, ये इशू यहाँ नहीं सारे दुनिया में है। सर सिर्फ छुट्टियां नहीं, अभी जब कोविड की वजह से बंद थे स्कूल, कोविड की वजह से कई कई महीने स्कूल बंद रहे, लेकिन फीस ली जाती रही। कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से अब स्कूल बंद थे, लॉकडाउन की वजह से। देखिए मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूं, वेकेशंस की भी फी ली जाती है। वेकेशंस की भी फी ली जाती है कि जी उनके टीचर रखे हुए हैं, इसलिए हम क्या करें, हमने उनको तनख्वाह देनी होती है। आप खुद से आए थे प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने के लिए, हमारी जो शरायतें आपने कबूल की थी, आप शरायत पे अमल करो। ये प्राइवेट स्कूल कहते हैं। सही। वैसे खोड़ो साहब, जब सिंध में आप इंटर तक आपने ये तालीम फ्री की हुई है, फिर ये लोग प्राइवेट स्कूल्स में क्यों अपने बच्चों को लेकर जाते हैं पढ़वाने के लिए? हमने सरकारी तौर पर हमने सरकारी स्कूलों में मुफ्त की है। हाँ, नहीं, जब हमने प्राइवेट स्कूलों की मुफ्त करने की बात नहीं की मैंने। ये सरकारी जब तालीम फ्री है, फिर लोग प्राइवेट स्कूल्स क्यों जाते हैं अपने बच्चों को एडमिशन कराने? खोड़ो साहब, अब देखिए, प्राइवेट स्कूल में जाते क्यों हैं, इसका मैं जवाब कैसे दे सकता हूं भाई? मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूं? हमने ऑफर की है कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ बेंचेस भी हैं, हमारे पास थोड़ा सा आपके अपने बच्चे, आपके रिश्तेदारों के बच्चे, वो सब सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ते हैं या पढ़े हैं? उन्होंने सबने सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल की। नहीं, ऐसे गलत बात नहीं करो। देखो, बात को घुमाओ मत। हमने ऑफर की है कि हम मुफ्त तालीम देंगे, इट्स ओपन फॉर ऑल। ये भुट्टो साहब का जमाना था जब नेशनलाइज कर दिए थे स्कूल, कोई प्राइवेट स्कूल होता नहीं था। यही कॉन्सेप्ट था कि यहां सस्ती तालीम हो, यही कॉन्सेप्ट था कि यहां हर एक को एक जैसी तालीम मिले, गरीब और अमीर सबको एक जैसी तालीम मिले। ये वो जमाना था जब भुट्टो साहब ने ये शुरू किया था। तो थोड़ा सा मिलती है सरकारी स्कूल्स में एक जैसी तालीम मिलती है? यूनिवर्सिटी की तालीम भी सस्ती है इस मुल्क में। इस मुल्क में यूनिवर्सिटियां की जो है उसकी भी तालीम जरा सस्ती है सारी दुनिया से। तो स्कूल में फी माफ, बाकी आओ, हम आपके पास हाजिर हैं, कोशिश करेंगे कि आपको तालीम दे सके। तो खुर साहब, तालीम का वहाँ मेयार अच्छा है सिंध में? सिंध के सरकारी स्कूलों में ऐसी मेयारी तालीम है कि MPAs और MNAs के बच्चे भी पढ़ सकें? खुर साहब, बात तो आप घुमा रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने तो सादा सवाल पूछा कि आपके बच्चे, आपके रिश्तेदारों में से किसी के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? ऐसे खामखा नहीं बोले सर, माफ करना। आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम से मुताल्लिक सवाल आपसे हो सकता है, आप सवाल का बुरा मान रहे हैं। आप क्या सवाल कर रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर, आपके सवाल क्या है आपका? सर, आपके हमारे सबके बच्चे जो होते हैं वो सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? हम तरजीह सवाल क्या है आपका? हम सरकारी स्कूल में तालीम दिलवाने, सवाल क्या है आपका? सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए तरजीह क्यों नहीं देते, ये सवाल है सर। उसमें मैं और आप सब शामिल हैं। क्यों कौन नहीं देता? मैं, आपकी आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही, मैं आपका सवाल अच्छी तरह से समझना चाहता हूं। थोड़ा सा सवाल मेरा सादा से है कि हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम दिलवाने क्यों नहीं ले जाते, प्राइवेट स्कूल्स में उनके एडमिशन क्यों कराते हैं? ये सादा सा सवाल।
मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं, हमारी तरजीह क्यों नहीं होती? सुनो, हम इतने लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में 5% 10% लोग जाते हैं। आपने जो प्राइवेट स्कूल खोले हैं उसकी इजाजत दे दी थी, तो मैं रोक किसी को नहीं सकता कि प्राइवेट स्कूलों में मत जाओ। सही। और मेयार दोनों का एक जैसा है, प्राइवेट और सरकारी का मेयार आप कह रहे हैं एक ही जैसा है तालीम का। सर आप खामखा बात को घुमा रहे हैं, आप बात को खामखा घुमा रहे हैं। मैंने कहा हमने ऑफर की मुफ्त तालीम की, आओ बिस्मिल्लाह, सर आंखों पे मेरे बच्चे हैं वो जो आएंगे, जो पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, अगर वो अपने आप को शिफ्ट करा के सरकारी स्कूलों में आते, उस मुफ्त तालीम का मेयार प्राइवेट स्कूल्स के बराबर है या नहीं? आप बता देंगे है तो वो बात खत्म हो जाएगी, और नहीं है तो आप वो भी बता देंगे भाई नहीं है। जी हाँ है, सही है, ठीक है, सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे और गुफ्तगू सुनी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।